नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं गोल्ड स्पॉट। और सोने चांदी में आज छोटे दायरे में कारोबार हो रहा है। M6 पर सोने के दाम 46,500 के करीब हैं। बाजार की नजर अमेरिकी फेडरल रिजर्व के स्टेटमेंट पर है, जो आज रात आएगी। हाजिर बाजार की बात करें तो लॉकडाउन खुलने के बाद मांग में थोड़ा सुधार देखने को मिला है। इसके साथ ही स्क्रैप गोल्ड की सप्लाई भी बाजार में आ रही है। हाजिर डिमांड और कीमतों को लेकर क्या आउटलुक बन रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मनीषा गुप्ता बनी हुई है, CNBC TV 18 कमोडिटी एडिटर। साथ ही शोभा श्रृंगार ज्वेलर्स के स्नेहल चौकसी हैं, एक्सिस सिक्योरिटीज के सुनील कटके हैं और मनी लीशस कैपिटल के जयप्रकाश गुप्ता बने हुए हैं। सभी का स्वागत है इस खास शो में। और अगर आप सबसे पहले M6 पर प्राइसेस का ट्रेंड देखेंगे तो एक छोटे दायरे में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। थोड़ी मुनाफ वसूली भी हमने ऊपरी स्तरों पर देखी है पिछले कुछ सेशंस में, लेकिन आगे का डिमांड आउटलुक क्या बन रहा है, प्राइसेस का ट्रेंड कैसा रह सकता है, इस पर बातचीत कर लेते हैं। सुनील कटके हमारे साथ बने हुए हैं। सुनील जी, गुड मॉर्निंग। पहले तो एक आउटलुक गोल्ड पर ही दीजिए। जैसी एक्सपेक्टेशंस की जा रही थी, सिमिलरली वैसा ही ट्रेंड हमने बनते हुए देखा है। लॉकडाउन जैसे जैसे खुलेगा, माना जा रहा था कि गोल्ड में एक रेंज बाउंड ट्रेड ही हो सकता है, और वही रुझान बना भी है। तो अभी सिनेरियो देखते हुए जहां पर डिमांड लौटने में अभी समय लग रहा है, स्क्रैप गोल्ड की तरफ रुझान ज्यादा है, प्राइसेस रेंज में है, क्या आउटलुक बन रहा है, क्या व्यू है आपका? गुड मॉर्निंग। देखिए, जैसे आपने बताया, फिजिकल गोल्ड के डिमांड के बढ़ने में थोड़ा समय लग सकता है, बट अदरवाइज हम देखें तो ग्लोबल लेवल पे फंडामेंटल्स अच्छे हैं। थोड़ा बहुत ग्लोबल लेवल पे इक्विटी मार्केट्स का पुल बैक देखने को मिला, तो उससे थोड़ा बहुत सेफ हेवन का डिमांड जो है हमें गोल्ड के प्राइसेस में देखने को मिला। जो प्राइसेस $1670 में ट्रेड हो रहे थे, अभी मेरे ख्याल से फिर से $1715 तक आ चुके हैं। तो मुझे लगता है ETF का डिमांड भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो इन्वेस्टर्स ई गोल्ड की तरफ भी रुझान बढ़ा रहे हैं। तो इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से देखें तो मुझे लगता है 46,600 के रेंज में गोल्ड मिलता है M6 पे, तो खरीदना चाहिए। एक छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 46,450 के रेंज में। और इंट्राडे के स्तर पे मुझे लगता है 47,000 से लेके 47,200 का रेंज देखने को मिल सकता है। यानी हल्की सी बढ़त यहां पर एक्सपेक्टेड है। और सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आज का US फेड का स्टेटमेंट, जहां पर बाजार अपने नए क्यूज लेता हुआ नजर आएगा। लेकिन जयप्रकाश गुप्ता को भी यहां पर चर्चा में शामिल करते हैं। जयप्रकाश, आपको क्या लगता है, सोने और चांदी में यहां पर कहां खरीदारी करनी चाहिए? क्योंकि चांदी में भी हमने काफी वॉलेटाइल क्यूज आते हुए देखे हैं। आज की स्ट्रैटेजी आपकी कहां रहेगी इन दोनों में से? जी, गुड मॉर्निंग मनीषा। देखिए, गोल्ड में मुझे लगता है यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम जारी रहेगा। एक तो जो लिक्विडिटी पुश है इकोनॉमीज में, उसके कारण भी यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है। दूसरी तरफ जो अनसर्टेनिटी का माहौल है वो खत्म नहीं हुआ है। टेम्पररली यहाँ पे एक बाउंस बैक देखा जा रहा है इक्विटीज मार्केट में। इकोनॉमिक एक्टिविटीज थोड़ा बढ़ रहा है लॉकडाउन खुलने के कारण, लेकिन जो कंसर्न है वो अभी भी कायम है। डिमांड डिस्ट्रक्शन, अनसर्टेनिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर के, तो ये सब पॉजिटिव फैक्टर्स हैं गोल्ड प्राइसेस के लिए। तो मुझे लगता है इस तरह के जो शॉर्ट टर्म न्यूज फ्लोज आ रहे हैं, जिसमें गोल्ड में गिरावट देखी जा रही है, खरीदने का बेहतरीन मौका है। अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो भी मुझे लगता है 46,500 के आसपास मिले तो बाई करके चलना चाहिए। 47,300 से 47,500 का लेवल हो सकता है विद इन अ वीक देखने को मिल जाएगा। तो 46,500 के आसपास मिले तो खरीदारी का मौका है। 47,000 के टारगेट के लिए 46,300 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। साथ ही सुनील, आपने गोल्ड पर तो स्ट्रैटेजी आपने भी बाय करने की ही दी है। आपके टारगेट हालांकि जयप्रकाश से 200 रुपए ऊपर के हैं, लेकिन सिल्वर पर भी अपना एक आउटलुक दीजिए। यहां पर क्या व्यू रहेगा? यहां भी खरीदारी का ही रुझान एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर कोई और सजेशन है? नहीं, मुझे लगता है सिल्वर ज्यादा बेस मेटल या इंडस्ट्रियल मेटल को ज्यादा ट्रैक करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली 60% उसका डिमांड जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर से आता है। तो हमने रिसेंटली अच्छा बढ़त देखने को मिला, जो स्टिमुलस पैकेज ग्लोबल लेवल पे आया है सारे कंट्रीज में, तो उससे थोड़ा इकोनॉमी सुधरने का एक जो कॉन्फिडेंस है देखने को मिला, जिसकी वजह से सारे बेस मेटल में इजाफा देखते हुए हमने ये सिल्वर में भी तकरीबन प्राइसेस को 51,000 के रेंज में छूते हुए देखा। बट बहरहाल जो अभी भी अनसर्टनिटीज जो हैं इकोनॉमी के ग्रोथ को लेके, और सेकेंड वेव ऑफ कोरोना भी अभी अवेटेड है, तो उस कंसर्न्स को अभी डिस्काउंट नहीं किया जा सकता है। तो हमने देखा कि सिल्वर के प्राइसेस फिर से बैक टू 48,500 के रेंज में मिला देखने को। तो मुझे लगता है आज का फेड का जो एक अंदेशा है, जो आउटलुक देंगे वो US इकोनॉमी को लेके, फ्यूचर उनके क्या स्टांस रहेगा US इकोनॉमी को लेके, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जॉब डेटा भले ही थोड़ा बहुत अच्छा है, चाइना का मैन्युफैक्चरिंग डेटा थोड़ा पॉजिटिव आया है, बट मुझे लगता है कि यहाँ पे सिल्वर के प्राइसेस पे थोड़ा प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है 48,200 के रेंज में सेल इनिशिएट करना चाहिए सिल्वर में। 48,450 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 47,440 का मुझे लगता है कि टारगेट देखने को मिल सकता है।
माउस नहीं चल रहा, वो लैपटॉप भी नहीं चल रहा। तो ये आउटलुक सिल्वर पर है, जहां पर व्यू यही है कि सिल्वर में जो स्ट्रैटेजी है आपकी वो बिकवाली की तरफ ही होनी चाहिए, क्योंकि बाकी इंडस्ट्रियल मेटल्स की तरह जो सिल्वर का रुझान है वो थोड़ा सा वीकर साइड पर रह सकता है, लेकिन गोल्ड में खरीदारी की अपॉर्चुनिटी दिख रही है। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे और अब थोड़ा सा फोकस क्रूड पर कर लेते हैं, जहां पर काफी मोमेंटम हमने देखा है। और अगर आज भी आप देखेंगे MCX पर प्राइसेस क्रूड के, तो यहां पर जो रुझान बना हुआ है वो खरीदारी की तरफ ही रहा है। हालांकि आगे क्या डेवलपमेंट्स होती हैं ओपेक की तरफ से वो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी, लेकिन आप देखिए 1/4% ऊपर अभी ये कारोबार कर रहा है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो प्राइसेस है वो थोड़े से सॉफ्ट है, 1 से 1.5% की वीकनेस दिख रही है। सुनील, क्रूड पर आपका आउटलुक क्या है अभी? क्या रेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या व्यू है? मुझे लगता है जो रिसेंट अपडेट आया कि ओपेक प्लस नेशंस जो हैं जुलाई तक एक्सटेंड करेंगे प्रोडक्शन कट को, तो वो एक पॉजिटिव न्यूज है क्रूड ऑयल के लिए। बट अगर हम देखें तो ब्रेंट के प्राइसेस $25 से लेके तकरीबन $40 के रेंज तक ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ईज ऑफ लॉकडाउन की वजह से, इकोनॉमी खुलने की वजह से डिमांड में पॉजिटिविटी हमको देखने को मिली है। बट हालांकि ये भी डिस्काउंट नहीं किया जा सकता कि आगे चल के कितना ये सस्टेनेबल रहेगा, डिमांड जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, क्योंकि प्राइसेस ऑलरेडी $38 के रेंज में है WTI का, और ब्रेंट जो है $40-41 के रेंज में ट्रेड हो रहा है। तो मुझे लगता है कि प्राइसेस जो है थोड़ा $36 या $37 के रेंज में WTI सस्टेन होते हुए नजर आ रहा है। तो डोमेस्टिक मार्केट में भी मुझे लगता है MCX पे 2900 के रेंज में सेल इनिशिएट करना चाहिए इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से, एक 2945 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, और 2820 का एक जो है टारगेट देखने को मिल सकता है इंट्राडे में। ऑफ कोर्स यहाँ पर मिलाजुला सा रुख यहाँ पर और फंडामेंटल्स भी वैसे ही हैं। बाजार यहाँ पर डिमांड रिकवरी की राह देखेगा और काफी स्ट्रांग रनअप हमने यहाँ पर कच्चे तेल में आते हुए देखा है। $16 का लो था अप्रैल के महीने में और $65 का हाई था जनवरी में। तो अच्छी खासी चॉपी मूव्स यहाँ पर कच्चा तेल ऑलरेडी दिखा चुका है। जयप्रकाश, आप कैसे देखते हैं एनर्जी सेक्टर को, क्योंकि धीरे धीरे डिमांड में यहाँ पर रिकवरी है, इन्वेंट्री ओवरहैंग बहुत ज्यादा है। अभी भी माना जा रहा है कि 1 बिलियन बैरल्स का इन्वेंट्री हैंगओवर यहाँ पर मार्केट्स में अभी भी है। कच्चा तेल एक और दूसरा नेचुरल गैस, जहां पर हमने कुछ मुनाफा वसूली अब आते हुए देखी थी, दोनों में ही आपकी क्या स्ट्रैटेजीज रहेंगी? जी मनीषा, देखिए मुझे लगता है जहां तक WTI क्रूड की बात कर रहे हैं, $40 शॉर्ट टर्म में एक कैप है। मुझे नहीं लगता है प्राइसेस उसके ऊपर निकलने में कामयाब रहेगा। रीजंस हैं कि अगर आप देखें यहाँ पे थोड़ा सा डिमांड रिकवरी का आउटलुक पॉजिटिव बनता है तो प्राइसेस में जो और फर्मनेस देखा जा सकता है, लेकिन जो एक सहमति है या एक कंसर्टेड एफर्ट है ओपेक प्लस कंट्रीज में, वो अब नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने एक सहमति तो बनाई है जुलाई तक प्रोडक्शन कट करने का, लेकिन अगर हायर प्राइसेस रहेगा तो कोई ये इस अनसर्टेन माहौल में अपना मार्केट शेयर लूज नहीं करना चाहेगा। तो फिर से यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ने के चांसेस हैं। जो इंडिकेशन सब कुवैत और UAE से हमें देखने को मिल रहा है कि वो अग्री नहीं कर रहे हैं कि जुलाई के बाद वो प्रोडक्शन कट रखेंगे या नहीं। तो हायर प्राइसेस पे हर कोई चाहेगा अपना माल हायर प्राइसेस पे बेच के प्रॉफिट ले। तो मुझे लगता है सप्लाई कंसर्न्स फिर से आएंगे, डिमांड डिस्ट्रक्शन तो है ही, तो $40 के ऊपर जाना टफ है। यहाँ से $1-8 ऊपर मिलता है तो मुझे लगता है सेलिंग प्रेशर हावी हो सकता है क्रूड ऑयल प्राइसेस पे। जहां तक नेचुरल गैस की बात है, अगेन बहुत स्पेकुलेटिव कमोडिटी है, मार्केट से पूरी तरह डिलिंक्ड है। यहाँ से भी मुझे % का उछाल देखने को मिल सकता है, बट बहुत ज्यादा रिलाई नहीं किया जा सकता है नेचुरल गैस प्राइसेस पे, पर्टिकुलरली MCX की बात करें तो। ठीक है, तो ये आउटलुक क्रूड और नेचुरल गैस दोनों पर है। अब एक बार बेस मेटल्स को देख लेते हैं। हालांकि आज हमने देखा है कि बेस मेटल्स में काफी मिला जुला रुख है। कॉपर में हमने थोड़ी मजबूती देखी है, निकल थोड़े दबाव के साथ आज के सेशन में ट्रेड हो रहा है। हालांकि अगर आप कॉपर की प्रिसाइसली बात करेंगे, आप देखिए अब इनफैक्ट निकल भी निचले स्तरों से रिकवर हुआ है, अब फ्लैट ट्रेड कर रहा है। कॉपर ½ % ऊपर कारोबार कर रहा है। चीन में जो डिमांड आउटलुक है वो थोड़ा सा इंप्रूव हुआ, जिसकी वजह से कॉपर में मोमेंटम बनता हुआ दिखा है। सुनील, बेस मेटल्स पर आउटलुक क्या है, और कॉपर में जो स्ट्रेंथ हमने देखी है इंटरनेशनल मार्केट्स में भी और थोड़ी सी घरेलू बाजार में भी, कितनी टिकाऊ लग रही है? जी, मुझे लगता है कॉपर LME पे देखें तो $5,700 के ऊपर चल रहा है पर टन, अगर हम प्राइसेस देखें, और डोमेस्टिक मार्केट में 442 के रेंज में देखने को मिल रहा है। हालांकि LME पे अगर हम देखें तो डिलीवरी का अच्छा एक डिमांड देखने को मिल रहा है, मतलब आउटफ्लो अच्छा है, तो वहां पे प्राइसेस को सपोर्ट मिल रहा है। बट मुझे लगता है रिसेंटली कॉपर डोमेस्टिक मार्केट में 400 के रेंज से अभी 441 442 के रेंज तक आया हुआ है।
तो ये जो लॉकडाउन ईज आउट होने का है या तो जो स्टिमुलस पैकेजेस चाइना की तरफ से आया उसको ऑलरेडी हमें ये प्राइसेस में रिफ्लेक्शन देखने को मिल चुका है। तो शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि जो तेजी देखने को मिली थी वो कहीं ना कहीं कैप होते हुए नजर आ रही है, क्योंकि डिमांड एकदम से और ज्यादा बढ़ने की गुंजाइश नहीं है शॉर्ट टर्म में। तो मुझे लगता है एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिल सकता है। तो डे बेसिस पे भी मुझे लगता है कि 441 के रेंज में 442 के रेंज में सेल करने में एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं। 443.5 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और इंटरडे में 436 के लेवल तक को एक बार प्राइसेस देखने को मिल सकते हैं MCX पे। यानी कि बढ़त की उम्मीद यहां पर भावों में जरूर देखने को मिली है। जयप्रकाश, आप क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरह का स्टिमुलस मेजर्स हमने ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की तरफ से आता हुआ देखा है, क्लियरली इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन के ऊपर तो यहां पर काफी सपोर्ट है, लेकिन जहां तक ऑटो डिमांड की बात है या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग है जहां पर एक बहुत जोरदार धक्का लगा है, तो मेटल्स यहां पर काफी डिवाइडेड रहने की उम्मीद है। ऐसे दौर में चलते जहां पर अच्छी खासी बढ़त पिछले 3-4 हफ्ते में मेटल्स में देखने को मिली है, आपको क्या लगता है कितनी बरकरार रह सकती है और कौन से मेटल्स आप यहां पर चूज करेंगे? जी, मुझे लगता है ये जो अपसाइड अभी दिखा है ऑलमोस्ट 10-12% का कॉपर प्राइसेस पे, मुझे लगता है ये अब कैप हो जाना चाहिए। प्योरली लिक्विडिटी ड्रिवन है जैसा आपने सही बताया। दूसरी तरफ अब ऑटो डिमांड यहाँ पे मुझे लगता है ऑटो एक अब कंस्पिकुअस कंजम्पशन या लग्जरी कंजम्पशन पे कैटेगरी में आ जाएगा पिछले नेक्स्ट 3-4 महीने में, क्योंकि यहाँ पे हर कोई अपना बाकी नेसेसिटीज कवर करने की कोशिश करेगा। तो ऑटो डिमांड यहाँ पे लैकलस्टर रहने के चांसेस ज्यादा हैं। तो और जैसे ही ये लिक्विडिटी का ड्राइव एक बार खत्म होगा और फिर से कंसर्न्स आएंगे ग्लोबल ग्रोथ को लेके, तो मुझे लगता है प्रॉफिट टेकिंग फिर से आएगा। करंट लेवल्स पे बेचने में समझदारी है। कॉपर मेरा फेवरेट पिक लग रहा है। आई थिंक करंट लेवल्स पे बेचना चाहिए। 445 के आसपास स्टॉप लॉस रखें। मुझे लगता है 4 से 5% का गिरावट हो सकता है इस वीक में देखने को मिले। तो ये स्ट्रैटेजी कॉपर पर है। कॉपर पर सुनील भी यही मानते हैं और जयप्रकाश का भी यही व्यू है कि अब यहां पर प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है, तो स्ट्रैटेजी सेल साइड पर बना सकते हैं। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। जब वापस लौटेंगे तो कुछ और खबरों की ओर रुख करेंगे। NCDX ने आज से 2 रेनफॉल इंडेक्स लॉन्च किए हैं, उस पर बातचीत करेंगे। जल्द लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। हम ऑफकोर्स यहां पर बात कर रहे थे कि आपको क्या स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है ये जानना कि फिजिकल मांग सोने की वहां पर किस तरह की इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। अब तक जो इनिशियल ट्रेंड्स आए हैं उससे यही माना जा रहा है कि खरीदारी यहां पर सोने में है। सोने स्टडेड ज्वेलरी में इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन ठोस सोने की ज्वेलरी और इन्वेस्टमेंट डिमांड में हल्का सा यहां पर हमने पिकअप आता हुआ देखा है। सोने चांदी के भाव यहां पर काफी वॉलेटाइल रहे हैं। शोभा श्रृंगार ज्वेलर्स के स्नेहल चौकसी अब हमारे साथ जुड़े हैं। स्नेहल, नमस्कार। आप कैसे देखते हैं इनिशियल ट्रेंड्स को, क्योंकि ज्यादातर स्टेट्स में अब दुकानें यहां पर खुलने लगी हैं, शोरूम्स खुले हैं, किस तरह का फुटफॉल है, किस तरह की खरीदारी देखने को मिली है? नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हमने भी 3-4 दिनों से शॉप चालू किया है जी। और ये जून एंड तक काफी शादियां हैं, तो शादी का अच्छा डिमांड निकला हुआ है। जो कंपल्सिव बाइंग है, मैं ये कहूँगा, तो कंपल्सिव बाइंग जो अप्रैल मई जून की शादियां एंड ऑफ जून तक खत्म हो जाएगी, तो ये डिमांड अच्छी निकली है। पर ये कोई परमानेंट डिमांड मुझे नहीं लग रही है, क्योंकि ये दौर खत्म होते ही एक 2-3 महीना थोड़ा कठिन गुजारना पड़ेगा हर ज्वेलर को, ये मेरा मानना है। नॉर्मलसी स्नेहल, आप कब तक फिर बाजार में वापस आता हुआ देखते हैं? क्या लोग अभी भी ऑन कॉल यहां पर सोना ले रहे हैं? काफी हद तक हमने देखा था कि लॉकडाउन के दौरान पे सोने में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के थ्रू, ETF के थ्रू, डिजिटल गोल्ड में यहां पर एक सपोर्ट आता हुआ देखा था। इवन अक्षय तृतीया में लोगों ने यहां पर ऑनलाइन गोल्ड खरीदा है। क्या ये एक नया सेगमेंट है अब सोना खरीदने का, और फिजिकल मार्केट में कितना इंटरेस्ट आप आगे जाके बढ़ता हुआ देखते हैं? ये जरूर बढ़ेगा, क्योंकि देखा है कि पूरे टर्मोइल में, ये पूरे पेंडेमिक में जो एक ही एसेट क्लास उभर के आया है वो गोल्ड है। तो ये क्या दोनों काम कर रहा है, एक ज्वेलरी एड ऑन करने का भी काम कर रहा है और अप्रिसिएशन का भी काम कर रहा है। तो गोल्ड आगे जाते हुए मुझे लग रहा है कि काफी अच्छी डिमांड दशहरा
आसपास नवरात्रि आसपास सब नॉर्मल सी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, गोल्ड की डिमांड मैं बहुत अच्छी एंटिसिपेट कर रहा हूँ ये साल में। जी, तो दिवाली तक, दशहरा तक डिमांड वापस आएगी, डिमांड रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और फिलहाल हालांकि भाव अगर आप देखें तो 44 रुपए ऊपर कर रहा है ट्रेड। शुक्रिया स्नेहल, बातचीत करने के लिए। मौजूदा स्थिति क्या है, आगे की एक्सपेक्टेशंस क्या है, ये बताने के लिए। लेकिन आगे बढ़ेंगे, एक और महत्वपूर्ण खबर की ओर रुख करते हैं। देश में बारिश की स्थिति बताने के लिए एनसीडीएक्स आज से 2 रेनफॉल इंडेक्स जारी कर रहा है, जिसमें से एक इंडियन मानसून इंडेक्स है जिसमें सीजन की पूरी बारिश की जानकारी होगी, दूसरा जबकि इंडियन रेन इंडेक्स होगा जिसमें मासिक बारिश की जानकारी होगी। हालांकि इन इंडेक्स में ट्रेडिंग नहीं होगी, इसके लिए एनसीडीएक्स ने निजी मौसम कंपनी स्काईमेट के साथ करार किया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्काईमेट के जतिन सिंह मौजूद हैं। जतिन, गुड मॉर्निंग। पहले तो अपने इस करार के बारे में बताइए, क्या सिग्निफिकेंस है इस करार की, क्योंकि यूजुअली जो भी अपडेट्स होती है वो ऑलरेडी स्काईमेट की ओर से मिलती हैं, बट फिर भी इस करार के पीछे या फिर इस इंडेक्स को लॉन्च करने के पीछे क्या सिग्निफिकेंस है, क्या रेलेवेंस है? देखिए, इंडेक्स देश के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कोरोना के समय एक ही सेक्टर है जहां से अगर मानसून अच्छा होगा तो आपको ग्रोथ आएगा, उसका नॉकन इफेक्ट बहुत स्ट्रांग होता है। लेकिन कहते हैं कि मानसून का इम्पैक्ट जीडीपी पर ऑन एन एवरेज 1% ऑफ जीडीपी होता है, और इन अ ईयर जहां पर नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ आपकी आने वाली है, दैट 1% इज ऑल्सो मतलब कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपको ग्रॉस वैल्यू एडेड लास्ट ईयर बिकॉज अच्छे मानसून की वजह से 4.5% था भारतीय अर्थव्यवस्था में। तो उसको लेकर हुए जितने भी बिजनेसेस हैं, चाहे वो सीड, फर्टिलाइजर, गोल्ड, ऑटोमोबाइल, एयर कंडीशनिंग, सॉफ्ट ड्रिंक्स, वो सारी मानसून सेंसिटिव होती है, लेकिन उसको कोई हेजिंग मैकेनिज्म नहीं है। और द फैक्ट इज कि वेरिएबिलिटी तो होती है, शुरू में अच्छा हो गया, बीच में खंड, जबकि मानसून के फोरकास्ट पहले से बहुत रिलायबल हो गए हैं, पर अभी भी वेरिएबिलिटी बहुत होती है। तो क्या हम लोगों ने एनसीडीए के साथ मिलके हम लोगों ने 2 इंडेक्स बनाए, एक है भारतीय मानसून इंडेक्स और एक है रेन इंडेक्स। तो इंडियन मानसून इंडेक्स है वो एक नॉर्मल है इंडिया का, भारत का बारिश का, वो लगभग 1000 मिलीमीटर का एवरेज होता है, और वो रियरली इंडेक्स है, मतलब कि एक वैल्यू है, उसके नॉर्मल की डिविएशन के साथ वो चेंज करता रहेगा कि नॉर्मल वैल्यू है और वो मतलब कि रोज क्यूमुलेटिव में ऐड करता जाएगा। और एक है रेन इंडेक्स, क्योंकि इस देश का हर दिन का एक नॉर्मल होता है और उसका डिविएशन, तो डिपेंडिंग कि आपका व्यवसाय कैसा है, व्यापार किसे ज्यादा सेंसिटिव है, कि हमारी कोशिश है कि पहले उसको दिखाकर उसके बाद दोनों साइड में बायर और सेलर को साथ लाया जाए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि एग्रीडेक्स और मानसून इंडेक्स जो है ये नॉन डिलीवरेबल्स हैं। तो एग्रीडेक्स को सेबी से अनुमति मिल गई है, अब ये मानसून इंडेक्स के लिए भी हम लोग सेबी के पास जाएंगे, रेगुलेटर के पास। जतिन, ऑफ कोर्स जैसे आज से यहाँ पर ये इंडेक्सेस ऑन है, तो अगर आप हमें बता सकें कि एज ऑफ नाउ आज की क्या फिगर्स हैं, आगे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि एज ऑफ नाउ तो यहाँ पर बायर्स एंड सेलर्स नहीं है, ये इंडिकेटिव है। तो दोनों एक्सचेंजेस आज कहाँ पर खुले हैं और किस तरह की स्थिति है अभी फिलहाल मानसून की? ये सॉरी मनीषा, मैं मतलब कि बहुत शॉर्ट नोटिस पर मैंने इस जो लिंक है वो ट्वीट कर दिया जाता है स्काईमेट पर, आप लाइव इंडेक्सेस तो आप देख सकते हैं उसको। ओके। और एज ऑफ नाउ क्या कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है इसमें, किस तरह की मूवमेंट है, और आगे जाके मानसून को लेके फिलहाल क्या एक्सपेक्टेशन है? क्योंकि एज ऑफ नाउ तो जैसे हम आपसे बात करते रहे हैं कि प्रोग्रेस यहाँ पर बेहतर देखने को मिली है। इवन जून के समय में 1 से 10 जून या 9 जून जैसे जो आज तारीख है, उस हिसाब से हमने मच अबव नॉर्मल मानसून फिलहाल यहाँ पर बनता हुआ देखा है। लेकिन आगे जाके क्या स्थिति है? अगले 2 हफ्ते मानसून ताब और तोड़ चलता रहेगा। अभी दक्षिण और मध्य और महाराष्ट्र और गुजरात में बारिश है, मुंबई में 13, 14, 15 जून को बारिश है, और उसके बाद एक और निम्न दबाव का क्षेत्र बनने वाला है जो मध्य प्रदेश होते हुए जाएगा, और फिर 20, 21, 22 को मुंबई में बारिश होगी। तो ये साउथ सेंट्रल और सेंट्रल इंडिया में अगले 2 हफ्ते तक तो बहुत अच्छी बारिश है। और 2 हफ्ते के बाद क्या हम यहाँ पर एक गैप की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं? और क्योंकि अब हमारे पास वेदर इंडेक्सेस हैं वॉच करने के लिए, तो क्या ये इनकॉर्पोरेट करेंगे कि क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है आगे जाकर? वो तो देखिए उसके बाद भी अभी ये ब्रेक के लिए बहुत जल्दी है, और मेरे ख्याल से मानसून और भी स्ट्रांग होता जाएगा और लगातार बारिश चलती रहेगी। इंडेक्स जो है वो स्टैटिक डेटा पर डिपेंड करता है, पोस्ट फैक्टर है, तो उसका अभी उसमें फ्यूचर आए नहीं, तो वो बाद में भी देखा जाएगा। पर द आइडिया है कि
जैसे इंडेक्स मूव करता रहेगा उस हिसाब जितना एक्सपीरियंस होता रहेगा उस हिसाब से उसकी मूवमेंट भी चेंज करती रहेगी। जी चलिए, शुक्रिया जतन इस पर बातचीत करने के लिए। तो इंटरेस्टिंग है, पूरी अपडेट आपको मिलेगी इन इंडेक्स के जरिए जो इंडियन रेन इंडेक्स एनसीडीएक्स के साथ जारी किया गया है। लेकिन आगे बढ़ेंगे, एक बार फटाफट से देख लेते हैं बाकी एग्री कमोडिटीज को क्या रुझान बन रहा है। एक बार चने पर नजर डालेंगे, साथ ही देख लेते हैं ग्वारगम ग्वार सीड पर, वहां पर क्या एक्शन है। हालांकि चना अगर आप देखेंगे तो फ्लैट ट्रेड कर रहा है इस वक्त। इसके अलावा अगर आप कैस्टर सीड देखेंगे, यहां भी फ्लैटिश टोन पर ही कारोबार आज के सेशन में, इनफैक्ट थोड़ी सी वीकनेस बनी हुई है। लेकिन ग्वार सीड ग्वारगम यहां पर स्ट्रेंथ है, 1/4% ऊपर ट्रेड कर रहा है ग्वारगम। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इस पर एक व्यू ले लेते हैं। सुनील, पहले आप बताइए, ग्वारगम ग्वार सीड क्या व्यू है, कोई ट्रेड लेना चाहेंगे इन लेवल्स पर? जी, मुझे लगता है कि ग्वारगम में और थोड़ा तेजी देखने को मिल सकता है, बट एक बाय ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी रहेगा इंटरडे के लिए, क्योंकि जैसे क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े उसमें थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि प्राइसेस में और बेहतर होने के चांसेस हैं। तो 5400 के रेंज में ग्वारगम में एक एंट्री लेवल बनता है, 5250 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है और एक लेवल 5600 तक का जो है हमें ग्वारगम में देखने को मिल सकता है। अगर हम ग्वार सीड की बात करते हैं तो मुझे लगता है 500 के रेंज में एक बाई इनिशिएट करके, बहुत बड़ा नहीं, 3560 3570 तक का टारगेट जो है लिया जा सकता है। ठीक है, 3560 3570 तक के लेवल्स एक्सपेक्टेड है। ग्वारगम में भी खरीदारी की ही सलाह है 5600 के लाइकली टारगेट्स के लिए। 5400 पर हालांकि आपको ये बाय पोजीशन इनिशिएट कर दी है। चलिए, शुक्रिया सुनील और जय आप दोनों का आने के लिए शो में। मनीषा जी आपका भी शुक्रिया शो का हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ कमोडिटी राउंड अप में तो इतना ही, लेकिन ब्रेक के उस पार वायदा बाजार का पूरा एक्शन आप देख सकते हैं फ्यूचर एक्सप्रेस में वीरेन के साथ। नमस्कार।